हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम दी मार्च 2022 इस चीज को लेके आए हैं। एंड अभी तक हमने यहाँ पे जो है पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर किए हैं फ्रॉम दी मार्च 2022। एंड उसके जो है दो पार्ट्स हम यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस जो है फ्रॉम द मार्च 2022 उसे हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। ओके, सो आई एम नवनीत कौर एंड सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बीमस्टेक। राइट, बीमस्टेक जो है ये भी जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अभी जो है ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में है वो भी देखते हैं। तो बीमस्टेक को क्या बोला जाता है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। अभी जो है रिसेंटली 25 इयर्स जो है इसके यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। एंड ये जो जर्नी थी इसकी वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बैंकॉक में स्टार्ट हुई थी जून 1997 में। ओके, तो फिफ्थ समिट जो है बिम्स्टेक की वो यहाँ पे अभी रिसेंटली कोलंबो में मार्च 30 को जो है वो हुई है। तो डेट इज वाई जो है ये न्यूज में है, तो इसके बारे में पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिम्स्टेक एक्चुअल में है क्या? तो इट इज एन एफर्ट टू इंटेग्रेट द रीजन। तो ये जो बे ऑफ बंगाल के आसपास का जो रीजन है ना उसे इंटेग्रेट करने के लिए यहाँ पे ग्रुपिंग बनाई गई थी 1997 में। तो ओरिजिनली यहाँ पे कौन से जो है कंट्रीज आई थी? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। एंड बाद में जो है म्यांमार, नेपाल एंड भूटान जो है उन्होंने भी इस ग्रुपिंग को जो है ज्वाइन कर लिया था। इनिशियली कौन सी थी? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, बाद में म्यांमार, नेपाल एंड भूटान भी आगे थे। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स 5 कंट्रीज फ्रॉम द साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम द एशियान, इज अ ब्रिज बिटवीन द साउथ एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो जो है 5 कंट्रीज यहाँ पे साउथ एशिया से जो है इसकी मेंबर्स हैं, उसके बाद में एशियान की जो है 2 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ये एक ब्रिज बन गया है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। तो जितने भी मेजर कंट्रीज हैं साउथ एशिया की एक्सेप्ट मालदीव्स एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इनको छोड़ के बाकी सारा जो है इसका पार्ट है। तो अब ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड की जो है 22% पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं 7 कंट्रीज में रहती है या फिर इसके आसपास रहती है। एंड इनका जो जीडीपी है वो है अराउंड $2.7 ट्रिलियन। ओके, सो ऑब्वियसली जो बे है, ये वाली बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे भी जो है ना काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं एंड जिसे हम काफी अच्छे से अभी यूज कर सकते हैं। एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स जो है ना यहाँ से वो बे ऑफ बंगाल को हर साल जो है वो क्रॉस करती है, मीन इसी रास्ते से होके गुजरती है। तो डेट इज वाई बे ऑफ बंगाल के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के लिए जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। राइट, इसके बारे में जो है पढ़ना अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, आप इसे जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये आपका खुद का वर्क हो गया, जैसे होमवर्क हम बोल सकते हैं, ये आपने पढ़ना है। तो ये इंडिया की पॉलिसी है कि अपने जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इनकी क्या है? तो ये उसके लिए जो है इन पॉलिसीज की वजह से जो बे ऑफ बंगाल वाला ये जो बिम्स्टेक ग्रुपिंग है ये एक नेचुरल प्लेटफॉर्म बन जाता है अपनी फॉरेन पॉलिसीज को फुलफिल करने के लिए। So for New Delhi, one key reason for engagement is in the vast potential that is unlocked with the stronger connectivity। तो obviously आसपास की कंट्रीज के साथ जो है हम स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी जो है क्रिएट कर सकते हैं इस ग्रुपिंग की वजह से। तो इंडिया को जो है आगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मौके मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रफली इंडिया की पॉपुलेशन का 1/4 पार्ट जो है ना वो 4 कोस्टल स्टेट्स में रहते हैं, जो कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास है। राइट, एडजेसेंट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु हो गया एंड बे ऑफ बंगाल हो गया। तो डेट इज वाई जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो दी बे ऑफ बंगाल जो है ये एक रास्ता बनता है टू दी मलाक्का स्ट्रेट। अब मलाक्का स्ट्रेट जो है ये लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको जो है खुद नोटिफाई करना है कि मैप के ऊपर ये कहाँ पे है एंड इसके आसपास कौन कौन से जो है जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लगती हैं। ओके, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मलाक्का स्ट्रेट।
तो ये जो है ना यहाँ पे ये फनल है टू द मलाक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, एंड हैज इमर्ज्ड अ की थिएटर फॉर एन इंक्रीजिंगली असर्टिव चाइना इन मेंटेनिंग इट्स एक्सेस राउट टू द इंडियन ओशन। ओके, तो आई एम सॉरी। तो अब क्या है यहाँ पे कि इसका जो है ना चाइना जो है वो भी अपना रोल जो है वो यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया जो है ना इस ग्रुपिंग का पार्ट बन के अपना जो रोल है इंडियन ओशन में वो भी बढ़ा सकता है, उसे जो है थोड़ा सा ये रोक सकता है। तो एज चाइना माउंट्स assertive एक्टिविटीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन विद इंस्क्राइब सबमराइन मूवमेंट उनकी यहाँ पे हो रही है, शिप्स विजिट कर रही हैं इन द इंडियन ओशन। तो इंडिया के लिए जो है ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बिम्स्टेक कंट्री के साथ जो है इंटरनल इंगेजमेंट जो है वो यहाँ पे बना के रखें, सो डैट कि इंडिया के भी जो है इंडियन ओशन रीजन में या फिर बे ऑफ बंगाल रीजन में जो है ना उनकी एक अपनी होंद जो है ना वो यहाँ पे बनी रहे, उनका जो दबदबा है इंडिया का वो यहाँ पे बना रहे। डेट इज वाई जो है बिम्स्टेक जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, चाइना को भी रोकने के लिए भी। ओके, तो ये आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे। राइट, श्रीलंका हो गया, फर्स्ट समिट हेल्ड इन द थाईलैंड, एंड श्रीलंका जो है वो करंट चेयर है इसके। ओके, तो फाउंडेड इन द 1997 थ्रू बैंकॉक डेक्लेरेशन के थ्रू जो है इसे यहाँ पे फाउंड किया गया था। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं कंट्रीज में रहती है। जीडीपी कितनी है, $2.7 ट्रिलियन, एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस बे एवरी ईयर, एंड 6 फोकस एरिया है बिम्स्टेक के, वो कौन से हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड दी फिशरीज। राइट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है जो चीज आपके लिए वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में क्यों है देखते हैं। एक्चुअली यूक्रेन ने जो है ना एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाली है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एंड इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन कंसर्निंग अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन, application and fulfillment of the 1948 convention on the prevention and punishment of the crime of genocide। एक्चुअल में जो है ना रशियन फेडरेशन जो है उन्होंने भी जो है आईसीजे में यहाँ पे जो है पिटीशन डाली है अगेंस्ट यूक्रेन, एंड रशिया जो है ये बोल रहा है कि यूक्रेन जो है ना वो अपने इस जेनोसाइड कन्वेंशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, एंड इसी की वजह से रशिया ने जो है ना यहाँ पे यूक्रेन के खिलाफ भी जो है आईसीजे में एक तरह से पिटीशन डाली हुई है। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे अब यूक्रेन ने भी एप्लीकेशन डाली है आईसीजे के आगे, ये बोला है कि हम यहाँ पे कोई भी जेनोसाइड यहाँ पे नहीं होने दे रहे हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि अभी रशिया आप देख रहे हो कि करंटली इनके बीच में वॉर चल रही है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, एंड रशिया ने जो है यही बोला है कि यूक्रेन में यहाँ पे जेनोसाइड जो है वो चल रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, डेट इज वाई जो है रशिया उसके ऊपर हमला कर रहा है। बट यूक्रेन बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे इस कन्वेंशन को नहीं तोड़ा है, जो ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है। ओके, सो व्हाट इज द इशू, Ukraine has accused Russia of falsely claiming that the acts of genocide have occurred in the Luhansk and the Donetsk Oblast of the Ukraine। तो ये जो दो एरियाज है ना यहाँ पे रशिया बोल रहा है क्योंकि यूक्रेन के एरियाज हैं यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, and of using that as a pretext to recognize the independence of these regions and of going to war against the Ukraine। and यहाँ पे रशिया बोल रहा है कि इस रीजन को जो है ना वो इंडिपेंडेंट करवाने की कोशिश कर रहा है, एंड इसी की वजह से उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर है वो स्टार्ट की है। अभी जो है आईसीजे के बारे में जो है जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आईसीजे है क्या, तो इसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था यूएन चार्टर के थ्रू, एंड इसने जो है अप्रैल 1946 को वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, एंड ये जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का। ओके, आईसीजे जो है, एंड अभी जो है ये पीस पैलेस जो है हेग नीदरलैंड में वहां पे सिचुएटेड है। तो अनलाइक दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशन के, ये जो है ना ओनली है जो कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में इंक्लूडेड नहीं है, मीन वहां पे लोकेटेड नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो बाकी 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको खुद यहाँ पे देखना है। ओके, तो बाकी सारे जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, बट ये जो है नीदरलैंड में लोकेटेड है आईसीजे। तो आईसीजे का काम क्या है, ये लीगल डिस्प्यूट्स जो भी होती है बिटवीन दी स्टेट्स, राइट, उसे जो है सेटल डाउन करता है, एंड जो एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं ना इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरनेशनल लॉ या फिर लीगल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसे जो है ये देता है, एडवाइजरी ओपिनियंस यहाँ पे देता है। स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल 15 जज होते हैं आईसीजे में,
एंड इन्हें जो है 9 इयर्स के लिए जो है सिलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। कौन सी दो यहाँ पे जो है ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इनके द्वारा जो है 15 जजेस को जो है 9 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। एंड ये जो ऑर्गन्स हैं ये साइमल्टेनियसली वोटिंग करते हैं। वोटिंग के थ्रू जो है इनडायरेक्ट वोटिंग यहाँ पे होती है, तो ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है वोटिंग करते हैं, बट सेपरेटली, राइट, अलग अलग, हर एक की अपनी अलग अलग वोट होती है, सिक्योरिटी काउंसिल्स की अलग एंड जनरल असेंबली की अलग। सो इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट जो है ना उसे यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द वोट्स जो है वो यहाँ पे मिलने चाहिए दोनों ही बॉडीज के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो उसे एब्सोल्यूट यहाँ पे मेजोरिटी मिलनी चाहिए एंड जनरल असेंबली में भी जो है उसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद ही इस जज को किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो in order to ensure a measure of continuity 1/3 of the court is elected every 3 years। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए यहाँ पे जो है ना कोर्ट के जो 1/3 पार्ट है, 1/3 कैंडिडेट जो है ना उसे हर 3 साल में जो है चेंज किया जाता है। एंड जो जजेस होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। सो आईसीजे को जो है असिस्ट करने के लिए जो है एक रजिस्ट्री होती है, जो कि ये इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं ना आईसीजे के, वो किसके थ्रू होते हैं? वो रजिस्ट्री के थ्रू यहाँ पे होते हैं। ये एक ऑर्गन है, ओके। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो 15 जजेस जो हैं कोर्ट के वो अलग अलग रीजन से यहाँ पे जो है लिए जाते हैं। अफ्रीका से 3, 2 फ्रॉम द लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, 3 फ्रॉम द एशिया एंड 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप। तो जजेस जो होती हैं उसकी इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, so the court is not composed of representatives of the government। member of the court are independent judges। जो member होते हैं ना यहाँ पे कोर्ट के वो independent judges होते हैं। उनका पहला काम होता है before taking up their duties is to make a solemn declaration in the open court that they will exercise their powers impartially and concisely। okay? तो ये जो है independent होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी कंट्री से बिलोंग करते, तो उसे ये वाला जो है एक तरह से जो डिसीजन है वो अपनी कंट्री को देके यहाँ पे देना है, ऐसा नहीं उन्हें करना होता है। सो जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शनिंग की बात करें तो आईसीजे एक्ट्स एज अ वर्ल्ड कोर्ट विथ टू फोल्ड जुरिस्डिक्शन एंड दैट इज लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट सबमिटेड टू इट बाय देम एंड रिक्वेस्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। मीन जो है जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द स्टेट्स उन्हें यहाँ पे देखना एंड या फिर एडवाइजरी ओपिनियंस यहाँ पे देना। लीगल क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ पे सामने करने हैं। Only states which are member of the United Nations and which have become parties to the statute of the court or which have accepted its jurisdiction under certain condition are parties to the continuous cases। जो countries यहाँ पे जो है United Nations के member है वही यहाँ पे अपना एक तरह से केस जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड जो जजमेंट होती है वो फाइनल होती है एंड ये पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है विदाउट अपील। फिर उसके बाद में अपील नहीं हो सकती है। So next है Indian Ocean Naval Symposium and the regional grouping Indian Ocean Naval Symposium। ये भी जो है एक रीजनल ग्रुपिंग है, ओके। ये किसकी है? ये नेवी की जो है ग्रुपिंग है। एंड जो नेवी होती है यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की, उनके द्वारा जो है ये इंडियन ओशन के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनकी नेवीज जो है ना उन्होंने ये ग्रुपिंग की है, ओके। तो इन्होंने अपनी मेडन एडिशन मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ना वो यहाँ पे कंडक्ट करवाई है। कहाँ पे? गोवा में करवाई है एंड इन द अरेबियन सी 26 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में। इसका नेम था इस एक्सरसाइज का IMEX, ओके। तो इसमें जो है ना यहाँ पे टोटल मेंबर नेशंस हैं इसके IONS के, राइट। इसे हम IONS भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड इसके टोटल जो है वो 25 नेशंस हैं, उनमें से 16 नेशंस ने जो है पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। तो ये जो है रीजनल नेवीज जो हैं उन्हें कोलैबोरेट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। एंड जो अगर कोई भी इस रीजन में नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आता है तो उसके लिए जो है कोलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हैं एंड पेव्स वे फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग दी रीजनल कोऑपरेशन, ओके। और भी स्ट्रेंथन करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन को जो है ये आगे रास्ता निकालेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये वॉलेंट्री एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव दैट ब्रिंग टुगेदर द नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन जो है ना उसके आसपास की जो कंट्रीज है उनकी नेवीज का ये एक ग्रुपिंग है एंड सो दैट की मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए एंड जो रीजनल सिक्योरिटी है उससे भी बढ़ाया जाए, ओके। अगर कोई भी डिजास्टर यहाँ पे आता है, कोई नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आता है तो ये कोलेक्टिवली यहाँ पे
एक तरह से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। 24 मेंबर नेशंस हैं जो यहाँ पे IOR के पास रहते हैं, राइट, आसपास हैं यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के आसपास जो 24 मेंबर नेशन हैं उनकी नेवीज यहाँ पे ग्रुपिंग के मेंबर हैं, एंड 8 ऑब्जर्वर नेशंस हैं यहाँ पे। So, the members have been geographically grouped into the following 4 sub-regions. तो इनके जो members हैं उनके सब-regions बनाए गए हैं। एक है साउथ एशियन लिटरल्स में जो साउथ एशियन कंट्रीज होगी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम। फिर वेस्ट एशियन लिटरल्स हो गए, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट। ईस्ट अफ्रीकन लिटरल्स हो गए, फ्रांस, केन्या, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया। साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरल्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड दी टाइमर लिस्ट। ओके, ग्रुपिंग्स यहाँ पे की हुई है। तो इसमें आप देख सकते हो, तो ये जो ब्लू वाला है ना यहाँ पे ये सारा, तो ये हो गया आपका अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट का एरिया। ओके, एंड उसके बाद में ग्रीन वाला हो गया आपका साउथ एशिया, एंड उसके बाद में ये वाला रेड वाला जो सारा हो गया आपका ईस्ट एशिया एंड जो पैसिफिक एरिया हो गया आपका। ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो थ्री फोल्ड जो एम्स है ना इंडिया के वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ IONS। क्या होता है यहाँ पे, इंडियन ओशन जो लिटरल स्टेट्स है ना यहाँ की जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं इंडियन ओशन के आसपास, उनके साथ जो है इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन आउट हो जाएंगे एंड और भी ज्यादा डीप इन रिलेशंस यहाँ पे बनेंगे, एंड लीडरशिप पोटेंशियल जो है ना इंडिया की वो इस्टेब्लिश हो जाएगी यहाँ पे, एंड ये एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएगा इंडिया। ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा जब कभी भी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर बनेगा, एंड एक तरह से फुलफिलिंग इंडियाज विजन ऑफ रूल्स बेस्ड एंड स्टेबल मैरिटाइम ऑर्डर इन दी इंडियन ओशन रीजन। तो इंडिया का जो विजन था ना वो हमेशा से यही था कि इंडियन ओशन रीजन में जो है ना एक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है मैरिटाइम ऑपरेशंस यहाँ पे चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फॉलो करें, एंड एक स्टेबल मैरिटाइम ऑर्डर जो है वो यहाँ पे बना रहे। तो वो वाला इंडिया का जो विजन है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ओके, so with this we have completed the important current affairs from the international relations, and in our next video we will start the current affairs of March 2022 economy के हम यहाँ पे अब कवर करेंगे। ओके, तो इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।